जिस तरह से हम सोचते हैं, उस तरह से कुछ नहीं होता। कभी-कभी परिस्थितियाँ और लोग अचानक हमारी सोच और अपेक्षाओं के बिल्कुल अलग हो जाते हैं, जिससे हमें सँभलने का मौका नहीं मिलता, सोचने का समय नहीं मिलता और हम पर हावी हो जाती है क्योंकि ज़्यादातर लोग वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं अपनी चाची के साथ रहता था क्योंकि वह एक अकेली औरत थी और जब मैं उनके पास आया था, तो मैं बिल्कुल ठीक-ठाक और मस्त था। मगर मेरी हमदर्दी ने मुझे वे दिन दिखाए कि मैं किसी काबिल न रह गया था। चाची ने मेरे साथ जो कुछ किया, वह मैं सोचकर भी काँप उठता हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है। मुझे चाची के पास रहते हुए कुछ ही समय हुआ था कि अचानक ही मेरी हालत तेज़ी से ख़राब होने लगी थी और मैं पिछले कुछ दिनों से अपनी तबीयत बहुत ही ख़राब महसूस कर रहा था। मेरा सर भी बहुत भारी था। आज भी जैसे ही मैं सुबह उठा, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही थी। मेरे पैरों में तेज़ दर्द था और ये सब मेरी समझ से बाहर था। आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है? वैसे तो मैं बिल्कुल ठीक था, मुझे कोई चोट भी नहीं लगी थी। बस इतना पता था कि जब से चाची के पास रहने आया था, तब से ही मुझे टाँगों के दर्द की बीमारी शुरू हो गई थी। मैं हिम्मत करके उठा और हाथ-मुँह धोकर बाहर आंगन में निकल आया। चाची घर की सफाई कर रही थी, मुझे देखकर मुस्कुराई और मेरे पास आकर मेरा माथा चूमा और बोली, "उठ गया मेरा शहज़ादा?" और फिर पास पड़ी सोफ़े की तरफ इशारा किया और बोली, "यहाँ बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ।" चाची का अंदाज़ और रवैया बिल्कुल मेरी माँ के जैसा था। वे मुझसे मेरी माँ की तरह ही प्यार करती थी। मैं उनके कहने पर पास पड़े सोफ़े पर बैठ गया और चाची नाश्ता बनाने चली गई। उनको मुस्कुराता देखकर मुझे भी एहसास हो गया था और भगवान का धन्यवाद किया कि अब मेरी चाची ज़िंदगी की तरफ लौट रही थी और मुस्कुराना और बोलना भी शुरू कर दिया था। और ये सब मेरी माँ की कुर्बानी की वजह से हुआ था। वे मेरे आने से पहले की तरह हो गई थी, वरना कुछ समय पहले होने वाले हादसे ने उनके चेहरे की हँसी छीन ली थी। ये कैसा हादसा जिसमें चाची के जीने की आस ही ख़त्म कर दी थी। चाची के जवान बेटे की मौत ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया था। चाची के बेटे की अचानक मौत ने चाची को पागल सा कर दिया था। मेरा चचेरा भाई कुछ महीने पहले ही इस दुनिया से चला गया था। उसे ना तो कोई बीमारी थी, न तकलीफ थी। मगर ज़ाहिर-सी बात है, मौत के लिए कोई समय तय नहीं है कि किस समय आ जाए। जिसका जब समय आता है, वह भगवान के पास चला जाता है। लेकिन हम इंसानों के अंदर इतना सब्र कहाँ है? हम सब्र नहीं कर पाते और जाने वाले के पीछे रो-रो कर खुद को हलकान कर लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि भगवान ने जो दिया है उसे ले भी सकता है। कितना भी शक्तिशाली इंसान क्यों ना हो, उसे भगवान के पास लौटकर जाना ही पड़ेगा। मेरी चाची भी अपने बेटे की मौत के गम में पागल हो गई थी और बुरी तरह चीख-चीख कर अपने बेटे के लिए रोती थी। वह मेरी चाची का इकलौता बेटा था और चाची अपने बेटे पर जान छिड़कती थी। चाची की ज़िंदगी बेटे से शुरू होकर बेटे पर ही ख़त्म होती थी। मेरे चाचा की मौत तो बहुत पहले ही हो गई थी। मेरे चाचा अपने पीछे बहुत सारी दौलत छोड़ गए थे। इसीलिए मेरी चाची को पैसों की कोई कमी नहीं थी, बस उनका एक ही बेटा था और वो उन्होंने अपने दिल से लगाकर पाला था। जीने का सहारा बस उनका एक बेटा ही था। बहुत ही लाड प्यार से उसको पाल-पोस कर बड़ा किया था। उसे ज़िंदगी का हर सुख दिया था। उसकी ऐसी कोई इच्छा न थी जो चाची ने पूरी न की हो। चाची का बेटा यानी मेरा भाई बहुत ही आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा था। मगर इसके बावजूद भी मेरे भाई के अंदर कोई घमंड नाम का शब्द नहीं था। वह बहुत ही हँसमुख और मिलनसार लड़का था। उसने अपने लाडलेपन और अमीर होने का कभी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया था। और सच तो ये है कि उसकी मौत का हमें भी बहुत सदमा पहुँचा था। वह उन लोगों में से था जो मरते हैं तो सबकी ज़ुबान पर सिर्फ़ अफ़सोस और तारीफ़ ही होती है। ऐसा नहीं था कि वह मरकर ही अपनी अहमियत जता गया था, बल्कि जब वह ज़िंदा था तब भी पूरा ख़ानदान और जानने वाले उसकी बहुत तारीफ़ें करते थे, जिस पर चाची का सर गर्व से ऊँचा हो जाता था। गर्व से सर उठाकर कहते, "आखिर बेटा किसका है?" और जब वह मरा तो सबको यही बहुत अफ़सोस हुआ था। मेरी मम्मी से चाची की पागलों जैसी हालत देखी नहीं गई और उन्होंने मुझे चाची को सौंप दिया था, ताकि चाची का दिल बहल जाएगा और चाची को थोड़ा सब्र आ जाएगा। इस तरह मैं अब पूरी तरह से चाची के साथ रहने लगा था।
चाची भी शुरू में तो मुझे घूरती रहती और मुझे साफ महसूस होता था जैसे वे मुझे मुश्किल से ही बर्दाश्त कर रही है। मगर फिर भी हर समय मुझे सामने देखकर वे धीरे-धीरे सँभलने लगी थी और अब मेरा बहुत ही ख़्याल रखने लगी थी। मुझे अपने बेटे का सामान और कमरा भी दे दिया और खुद मेरे पास सोने लगी थी। मैं समझता था वह अपना बेटा खोने के बाद बहुत ज़्यादा डरने लगी है, इसीलिए मेरे साथ सोती है। रात को मुझे अकेला कमरे में नहीं छोड़ती है। मैं भी चाची के इस ममता पर खुश हो गया था और उन्हें अपने कमरे में सोने देता था। लेकिन आधी रात को जब मेरी आँख खुलती तो चाची मुझे जागी हुई मिलती थी, मगर मुझे जागता हुआ देखकर वह मुस्कुराती रहती थी। कुछ दिन तो धीरे-धीरे ऐसे ही गुज़र गए। मेरी नींद तो अब बहुत ही गहरी होने लगी थी कि रात का सोता तो मैं अब सुबह ही उठता था और जब मैं सुबह उठता तो मेरी टाँगें बेजान सी महसूस होती थीं। शुरू-शुरू में अपनी हालत को मैंने थकान समझ लिया था। हालाँकि मैं कोई बहुत भारी काम नहीं करता था, बस बाहर निकलकर दोस्तों के साथ घूम लेता था और अब तो वह भी छोड़ दिया और सारा दिन घर पर खड़ा रहता। मगर मेरी हालत ठीक होने के बजाय वैसी की वैसी ही थी, बल्कि और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। अब तो मेरा पूरा शरीर ही दर्द करने लगा था, मैं परेशान रहने लगा। चाची को भी बताया, मगर उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि थकान होगी, आराम कर लो। तंग आकर मैंने अपने घरवालों को बताया, तो वे लोग मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो डॉक्टर चीख पड़ा, क्योंकि चाची रोज़ाना मेरे साथ। मेरा नाम सदन है, मेरी उम्र 20 साल है और मैं एक अच्छे खाते-पीते घर में पैदा हुआ था। हम 5 बहन-भाई थे। मेरे पिता का अपना कपड़े का कारोबार था जिसकी आमदनी से हमारे अच्छी गुज़र-बसर हो रही थी। मेरे पापा सिर्फ़ 2 ही भाई थे, चाचा के मुकाबले मेरे पापा का बिज़नेस छोटा था और हम बहन-भाई भी ज़्यादा थे। मगर पापा ने फिर भी हमें बहुत अच्छा खिलाया-पिलाया और पढ़ाया-लिखाया, जबकि मेरे चाचा का इकलौता बेटा था। चाचा के मरने के बाद कुछ ही समय पहले जन्म लिया था। चाचा की मौत एक रोड एक्सीडेंट में हो गई थी। चाचा की मौत से चाची बहुत ज़्यादा टूट गई थी, लेकिन अपने बेटे को देखकर उनके अंदर जीने की उमंग जागी थी। चाची ने अपने बेटे को बहुत मोहब्बत से पाला था। बाप की कमी तो औलाद को रहती है, मगर चाची ने कोशिश की थी कि मेरा चाचा की कमी को ज़्यादा महसूस न करे। वे मेरे कज़िन भाई के मुँह से कोई भी फरमाइश सुनती, तो उसे ज़रूर पूरा करती थी। मगर हमारी ज़िंदगी अलग थी। हमारा खाना-पीना, पहनना, ओढ़ना अच्छा तो था, लेकिन पढ़ाई के खर्चे और घर के दूसरे खर्चों की वजह से पापा की कमाई का बड़ा हिस्सा उन खर्चों में ही निकल जाता था। मेरी माँ कुछ पैसे बचा भी रही थी, ताकि बच्चों की शादी के लिए समय उन्हें दूसरों के सामने हाथ न फैलाना पड़े। इसलिए हम बहन-भाई अपनी इच्छाओं को सीमित रखते थे। मगर हमारे कज़िन की बात अलग थी। चाची का तो बस नहीं चलता था, पूरी जायदाद अपने बेटे के ऊपर एक बार में ही न्यौछावर कर दिया। चाची और मेरी माँ में बहुत अच्छी दोस्ती थी और इसमें सबसे ज़्यादा हाथ मेरी माँ के मिलनसार और हमदर्द मिजाज का था, वरना चाची अपने आप में ही रहने वाली इंसान थी। उनका सारा प्यार तो बस अपने बेटे के लिए ही था। उन्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं था। जब हमारे चाचा जिंदा थे, तब चाचा और हम सब साथ में मिलकर रहते थे। मगर चाचा की मौत के बाद चाची अपने बेटे को लेकर एक महंगे घर और बहुत ही अच्छे इलाके में रहने लगी थी। लेकिन हमारे बीच का जो प्यार का संबंध था, जो रिश्ता था, वह ख़त्म नहीं हुआ था। हम अक्सर चाची के घर चले जाया करते थे और मेरा चचेरा चाचा का बेटा भी हमारे घर चला आया करता था। वह बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ लड़का था, जिसने अपने बाप की मौत के बाद मेरे पापा को ही अपना बाप समझ लिया था और अपनी हर समस्या मेरे पापा से पूछना और उन्हें अपनी हर प्रॉब्लम बताता था। मेरी माँ को भी वह माँ का दर्जा ही देता था और हम भाई-बहनों से भी उसका बहन-भाइयों वाला ही रिश्ता था। कयामत तो हम पर तब टूट पड़ी, जब एक रोज़ अचानक ही सुबह-सुबह मेरे भाई के मरने की मुझे खबर मिली। हम सबको बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था और हम लोग सब के सब दंग रह गए थे, क्योंकि वे एक दिन पहले ही हम सबसे मिलकर गया था और उस समय वह बिल्कुल ठीक-ठाक और एकदम स्वस्थ था। फिर सुबह-सुबह अचानक उसे क्या हो गया था? इंसानों के अंदर ये तो नेचुरल है कि जब हम किसी के मरने की खबर सुनते हैं, तो उसकी मौत का कारण भी खोजने लगते हैं। हमें लगता है कि वह सोते हुए मरा है, तो ज़रूर इसके पीछे कोई वजह होगी। हालांकि मौत के लिए किसी कारण का होना ज़रूरी नहीं होता।
हम भी अपने कज़िन की मौत पर हक्का-बक्का रह गए थे और रोते हुए चाची के घर पहुँच गए थे। सामने ही हमारा कज़िन अपना बेजान शरीर लिए हुए गहरी नींद में सो रहा था और ये दृश्य हमारे लिए इतना दर्दनाक था कि हमारा दिल फटने वाला था। ऐसा पहली बार हुआ था जब हम वहाँ पहुँचे थे और हमारा कज़िन दरवाजे से ही हमें लेने नहीं आया था, बल्कि हमें उस तक जाना पड़ा था। चाची की ज़ोरदार चीखें पूरे घर में गूंज रही थीं, जिसकी वजह से सभी की आंखों से आंसू बह रहे थे। चाची का सदमा हम सबसे बड़ा था। वह तो उनके जीने की इकलौती वजह थी। हम सब भी रोते हुए चाची के पास पहुंचे और अपने कजिन के मौत के पीछे का कारण जानने लगे। तब चाची ने रोते हुए बताया कि रात को तो अच्छा भला था, खाना पीना भी मेरे साथ किया और फिर बोला कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ। चाची ने बताया कि फिर मैंने उसे आराम करने के लिए उसे उसके कमरे में भेज दिया, मगर सुबह जब कॉलेज जाने के लिए चाची उसे जगाने उसके कमरे में पहुंची, तो उसका शरीर बेजान हो चुका था। उसकी अचानक मौत ने सबको ही चौंका दिया था। चाची के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। वह तो लगभग पागल ही हो गई थी और ज़ोर-ज़ोर से चीख-चीख कर अपने बेटे को पुकार रही थी। जब हमारे कज़िन के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे तो चाची बेहोश होकर गिर पड़ी। मेरी माँ भी बहुत उदास थी और चाची को संभाल रही थी। आसपास लोग चाची के लिए अफसोस कर रहे थे। कितनी ज़मीन जायदाद और चाचा का चलता कारोबार अब किसके हवाले करेंगे, क्योंकि पति तो पहले ही मर गया था और अब जवान बेटा इकलौता सहारा था, वह भी छोड़कर चला गया। लोगों की इस तरह बातों पर मेरी मम्मी को बहुत अफसोस हुआ। जिसका जवान बेटा छोड़कर चला गया हो, उसे भला अब दौलत और जायदाद का क्या करना। सबसे कीमती चीज़ तो औलाद ही होती है। जब वह नहीं रही तो दौलत जायदाद किस काम की। एक माँ के लिए तो उसकी पूरी दुनिया उसका बच्चा ही होता है, और वही दुनिया चाची की लुट चुकी थी। चाची को बहुत देर बाद बहुत ही मुश्किलों से होश में लाया गया था, मगर जैसे ही होश में आने के बाद उन्होंने अपने बेटे को अपने पास नहीं देखा तो वह उल्टी सीधी बातें करने लगी थी। कभी कहती थी कि उनके बेटे को किसी ने मार डाला है, और कभी वह चीखने लगती है कि उनका बेटा जिंदा है, अपने कमरे में सो रहा है, जल्दी से उसे उठाकर लाओ, मैं अभी उसके लिए नाश्ता बनाती हूँ। हम सब जानते थे कि उनकी हालत तो उनके जवान बेटे की अचानक मौत की वजह से ऐसी हो गई है, इसीलिए सबकी ही आंखों में आंसू बह रहे थे। मेरी माँ ने जब ये देखा तो वह परेशान हो गई, क्योंकि हम सारी ज़िंदगी चाची के पास नहीं रह सकते थे, और जब चाची अपने बड़े से घर में अकेले कैसे रहे। हम लोगों को तो अपने घर जाना ही था, क्योंकि हमारा अपना घर था। मम्मी ने चाची को अपने साथ चलने को कहा, मगर वह नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ, क्योंकि कभी भी मेरा बेटा यहाँ आ सकता है। चाची की ऐसी बातें सुनकर उन्हें अकेला छोड़ने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। फिर तय हुआ कि हम में से किसी एक को चाची के पास रुक जाना चाहिए, ताकि वह अकेली न रहे और जो कोई उनका ख्याल रख सके। मेरी बहनों को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था, और बड़ा भाई चाची के पास रहने को तैयार नहीं था। इसीलिए घर वालों ने मुझे ही चाची के पास छोड़ दिया और मुझे समझा बुझाकर चले गए। शुरू-शुरू में तो चाची का रवैया वैसा का वैसा ही था। वह उठते-बैठते पागलों जैसी हरकत करती थी। कभी-कभी चीखने लगती तो कभी-कभी बड़बड़ा नहीं लगती। मैं सामने होता तो मुझे बहुत ही बुरी तरह से घूरने लगती थी। ऐसा लगता है कि जैसे वह मुझे अभी कच्चा ही खा जाएगी। अपने बेटे की जगह मेरा होना उन्हें शायद बिल्कुल गवारा नहीं था। मैं चाची के घर से डर जाता था, मगर मैं खुद को समझाता था कि चाची भी इस समय बहुत ज़्यादा दुखी है। उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत है। अगर मैं भी डर के पीछे हट गया और उन्हें अकेला छोड़कर चला गया तो चाची का फिर क्या होगा? वह किसके सहारे ज़िंदा रहेगी? यही सोचकर मैं सब्र कर लेता था। मुझे उनकी परवाह भी थी। मैं चाहता था कि किसी तरह चाची नॉर्मल हो जाए। उनकी तबीयत पहले की तरह ठीक-ठाक हो जाएगी तो फिर से मैं अपने घर चला जाऊँगा। इसीलिए मैं चाची की हर बुरे रवैये को सह रहा था, और मैं उन्हें हर तरह से मनाने की कोशिश करता रहा, तो चाची भी अब कुछ-कुछ बदलने लगी थी। अब वह खा जाने वाली नज़रों से नहीं देखती थी।
बल्कि वे मुझे आँखों में चमक लिए देखती रहती थी। ऐसा लगता कि जैसे वे मुझे देखकर कितनी खुश हो जाती है। एक दिन वे मुझे पकड़कर अपने बेटे के कमरे में ले गई और उसका सारा कीमती सामान उठा कर मुझे देने लगी। चाची के अंदर आए इतने बड़े बदलाव पर मैं हैरान था, मगर मैं खुश भी था कि चलो मैंने चाची को दुख के दरिया से निकाल लिया है। धीरे-धीरे चाची नॉर्मल हो रही थी, ज़िंदगी की तरफ लौट रही थी और मेरा ये सोचना बिल्कुल सही निकला था कि चाची बहुत ज़्यादा सँभलने लगी थी। मेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाती और मुझे अपने पास बिठाकर मुझे खाना खिलाती, ज़्यादातर समय मेरे आस-पास ही रहती। बहाने-बहाने से मेरे सारे काम करती। मैं भी चाची के इस रवैये पर बहुत खुश था कि चलो धीरे-धीरे चाची अब ठीक हो रही है। लेकिन अभी अगर मैं रातों को जागता, तो चाची मुझे जागती मिलती थी। मुझे चाची की अभी चिंता रहती थी। मुझे लगता कि शायद अब भी वह अपने बेटे को भूल नहीं पाई है और उसकी याद में रात को जागती रहती है। लेकिन चाची मेरे कमरे में मेरे पास ही सोती थी। कुछ दिन बाद मेरी नींद बहुत ही ज़्यादा गहरी होती चली गई कि मैं रात को सोता तो सुबह ही मेरी आँख खुलती थी। वह भी चाची के जागने पर ही उठता था। मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे यही लगता था कि दिन भर की थकान की वजह से शायद रात को मैं गहरी नींद सो जाता हूँ। लेकिन इतनी लंबी नींद लेने के बाद भी मेरी सेहत अचानक धीरे-धीरे गिरने लगी थी। मैं थका-थका सा रहने लगा था और सुबह उठता तो मेरी टाँगें बेजान सी होती थीं। मैं इसे अपनी थकान समझ लेता था और अपनी हालत को इग्नोर कर देता था। अपनी तरफ से पूरा आराम करने की कोशिश करता, मगर मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। अब तो धीरे-धीरे मेरे चेहरे की चमक भी ख़त्म होने लगी थी। आँखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे थे। शरीर दिन-ब-दिन कमज़ोर होता जा रहा था। हालाँकि मेरी चाची मुझे अच्छा खाना दे रही थी। सोने से पहले 1 गिलास दूध भी देती थी। सुबह दूध, ब्रेड, मक्खन, पता नहीं नाश्ते की टेबल पर क्या-क्या मौजूद रहता था। सच कहूँ तो मेरी ज़िंदगी अपनी चाची के घर आने पर घर से ज़्यादा ऐश के साथ गुज़र रही थी। मगर फिर भी मैं कमज़ोर होता जा रहा था और ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। मैंने एक दिन अपनी यह परेशानी अपनी चाची को बताया कि मुझे कुछ अजीब-सा महसूस हो रहा है, कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। मेरी बात पर चाची ने गौर से मुझे देखा और ना में सिर हिलाते हुए बोली कि ऐसा कुछ और नहीं है, सिर्फ़ तुम्हारा वहम है। तुम दोस्तों के पास चले जाते हो तो खेलने-कूदने में थकान हो जाती होगी, आराम करो, ठीक हो जाओगे। मैं चाची की बात सुनकर चुप हो गया था, मगर मैं कोई बच्चा नहीं था जो मैं अपनी हालत को ऐसे इग्नोर कर देता। नया-नया जवान हो रहा था, खेलने-कूदने से मुझे इतनी कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मैंने चाची से ज़्यादा बहस नहीं की और अपने कमरे में आराम करने के लिए चला गया। अब तो मैंने अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना भी छोड़ दिया था। बाहर से थोड़ा बहुत सामान चाची के लिए ले आता था। अब मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी कि मैं चाची का ख्याल रखने की बजाय उन पर बोझ बन जा रहा हूँ। मैं खुद सारी जिम्मेदारी लेना चाहता था, मगर मैं अब बिल्कुल ही कमज़ोर हो चुका था। घर में चलना भी मुश्किल हो रहा था। कॉलेज जाना तो दूर की बात थी, कभी-कभी जब कॉलेज चला जाता, तो मेरे दोस्त मुझे हैरत से देखते और कहते, "कितने कमज़ोर क्यों होते जा रहे हो?" अब तो मेरी टीचर ने भी महसूस कर लिया था और मुझे सलाह दी कि किसी डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन मैं करता तो क्या करता? चाची ने तो मेरी बात मानने से ही इनकार कर दिया था और फिर एक दिन मजबूर होकर मैं अपने घर चला गया और उन्हें अपनी समस्या बताया। मेरी हालत देखते ही मेरे घरवाले बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। मेरे पापा मुझे उसी समय डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने मेरी हालत देखी तो वह भी मुझे देखकर चौंक गया। उसने मेरा चेकअप किया तो वह भी हैरान हो गया। वह मुझसे तरह-तरह के सवाल करने लगा कि मैं कहाँ रहता हूँ, मेरे साथ कौन-कौन है। पापा और मैं ऐसे सवालों पर हैरान थे। मैंने डॉक्टर को बताया कि मैं अपनी चाची के साथ रहता हूँ और सिर्फ़ घर में मेरी चाची के अलावा और कोई नहीं होता। डॉक्टर ने ये सुनकर हैरत का इज़हार किया और मेरी हालत की वजह मेरे बाप को बताई, तो मुझे और पापा को तेज़ झटका लगा था। पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और मैं बैठा रह गया था। हम दोनों पापा-बेटे सर झुकाए घर पहुँचे तो घरवाले हमारा ही इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, मेरी माँ मेरे पास आई और पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा। पापा शायद गुस्से में थे। वे गुस्से में बोले कि वह औरत दिमागी मरीज़ है
और बहुत ही बेशर्म है। पापा तो ये भी बोल गए थे कि चाची ने अपना बेटा खुद मारा होगा। मेरी माँ हैरान रह गई थी। पापा को समझाने की कोशिश करने लगी। भला ऐसे क्यों करेगी, अपने बेटे की जान कोई क्यों लेगा? वे तो उसे कितना प्यार से पाल रही थी। माँ की बात पर पापा भड़क उठे और उल्टा मेरी माँ से ही लड़ने लगे कि औलाद हमारी कोई फालतू नहीं है जो तुम उस औरत का दिल बहलाने के लिए मेरा बेटा उसे दे आई थी। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि वे हमारे बेटे के साथ क्या कर रही थी? पापा की बात सुनकर मम्मी भी चौंक गई थी। मुझे देखा तो मैं अपना सिर झुकाए बैठा हुआ था। मुझे दुख हो रहा था कि मैं उस औरत को अपनी माँ समझता रहा और वह मेरे साथ क्या करती रही। मेरे कानों में तो अब डॉक्टर की बात गूंज रही थी। डॉक्टर ने पापा को बताया था कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई है और मैं धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रहा था। तब मुझे पता चला कि मैं क्यों अब रातों को गहरी नींद सोने लगा था और चाची क्यों मुझे रोज़ाना सोने से पहले 1 गिलास दूध देना कभी नहीं भूलती थी। पापा ने मेरी मम्मी को बताया तो वह सदमे से एक तरफ को बैठ गई थी। अगर मैं घर में आकर किसी को न बताता तो यकीनन एक दिन खामोशी से इस दुनिया से चला जाता और मेरे माँ-बाप को मेरे मरने की वजह भी पता नहीं चलती। मेरी माँ मेरी हालत देख-देख कर रो रही थी और मुझसे माफ़ियाँ माँग रही थी कि मुझे माफ़ कर दो। मैं ना समझ थी जो औरत को समझ नहीं पाई और तुम्हें उसके हवाले कर दिया था। मैं जानता था कि इसमें मेरी माँ की कोई गलती नहीं थी। मैं अपनी माँ पर कोई बोझ नहीं था, बल्कि वह तो वाक़ई चाची के ख़्याल से मुझे वहाँ छोड़ आई थी। उनका दिल बिल्कुल साफ़ था। अब मेरी माँ ने मुझे अपने साथ ही रख लिया। फिर एक दिन मैं और पापा और मेरी माँ मेरा सामान लेने चाची के घर पहुँच गए। पापा ने चाची से लड़ाई की और उन्हें भला-बुरा कहा कि वह अपना जवान बेटा उनके हवाले करके गए थे और उन्होंने इसका क्या सिला दिया। इस पर चाची ने जो बात कही थी उसे सुनकर मेरे माँ-बाप की बोलती बंद हो गई थी। उन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। चाची गुस्से से चीखते हुए कहने लगी कि तुम लोगों ने मेरी हमदर्दी में नहीं बल्कि मेरी दौलत और जायदाद के लालच में अपना बेटा मुझे सौंपा था। तुम लोगों ने मेरे बेटे को भी अपने साथ मिला लिया था। वह हमेशा तुम लोगों के गुण गाया करता था। तुम लोगों ने सोचा होगा कि ऐसा करके तो मेरी सारी दौलत को हथिया लोगे। वह न जाने क्या-क्या बोलती जा रही थी। तब हमें पता चला चाची के दिल में हमारे लिए कितनी नफ़रत भरी हुई थी। चाची को लग रहा था कि हम दौलत जायदाद के चक्कर में उनके बेटे से इतना प्यार कर रहे थे, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर मेरी चाची मेरी माँ से चीखते हुए बोली कि मेरे बेटे पर डोरे डाल रखे थे तुम लोगों ने। अपनी बहन की बेटी की शादी मेरे बेटे से करवाना चाहती थी, जिससे कि मेरे बेटे को मुझसे छीन सको और सारी दौलत हथिया सको। उस दिन भी मेरा बेटा मेरे पास यही कहने आया था कि माँ, ताई जी की बहन की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मैं उसे पसंद करता हूँ। और मैं फ़ौरन समझ गई थी कि ये सब पट्टी तुम्हारी पढ़ाई हुई है। मैंने फ़ौरन मना कर दिया था। मैंने अपने बेटे की सारी इच्छा पूरी की थी, लेकिन मैं उसकी ये इच्छा हरगिज़ पूरी नहीं कर सकती थी। मेरा बेटा मेरी बहुत इज़्ज़त करता था, मेरी सारी बातें मानता था। जब मैंने उसे शादी के लिए मना किया तो वह मेरी बात फ़ौरन मान गया था, लेकिन वह बिल्कुल खामोश हो गया था और उस रात अपने कमरे में चला गया था। लेकिन सुबह अपने कमरे में बेजान शरीर के साथ मिला था। मेरे बेटे की ये मौत हादसा नहीं थी, बल्कि मुझे विश्वास है कि तुम लोगों ने ही मेरे बेटे के साथ कुछ गलत किया था। चाची की घटिया सोच पर हम लोग काँप कर रह गए थे। मेरी माँ ने जब मुझे चाची के हवाले किया था कि आज से ये तुम्हारा बेटा है, तो चाची को और भी ज़्यादा विश्वास हो गया था कि हम सच में उनसे दौलत हथियाना चाहते हैं, तभी उनके घर में अपना बेटा दे रहे हैं। वह पहले तो खामोश रही, मगर फिर सोचा कि अगर हम लोग उनका बेटा छीन सकते हैं, तो वे भी हमारे घर का जवान बेटा उनसे छीन सकती है। और फिर इसीलिए उन्होंने मेरे साथ वह घटिया हरकत की थी। पापा ने गुस्से से कहा कि हमें तुम्हारी दौलत का कोई लालच नहीं है। जो मरा वह सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं, बल्कि मेरे भाई की आखिरी निशानी भी था। पापा ने कहा कि हम ऐसी दौलत पर लानत भेजते हैं, इसके लिए किसी मासूम की जान देनी पड़े। पापा और मम्मी सारा सामान लेकर घर लौट आए और चाची को अकेला छोड़ आए थे। पूरा घर मेरे आसपास जमा रहता था और मेरा ख्याल रख रहा था।
सबको मेरी मौत का डर था। सब मेरा ध्यान रख रहे थे और डॉक्टर के कहे अनुसार मुझे टाइम पर दवाइयाँ दे रहे थे। अब मैं धीरे-धीरे ठीक होने लगा था, लेकिन मुझे अभी अपनी चाची का ख़्याल आता था। मुझे उनका वह छुप-छुप कर रोना याद आता था कि कैसे वे अपने बेटे के गम में छुप-छुप कर रोया करती थी। मैं तो उन्हें अपनी माँ समझने लगा था और उनके साथ रहने से मुझे उनसे मोहब्बत हो गई थी। मैं उन्हें अपनी माँ समझने लगा था। मैं जैसे ही ठीक हुआ चाची के पास फिर से पहुँच गया था। चाची मुझे देखकर नज़रें चुराने लगी थी। वे बहुत ही कमज़ोर और बीमार लग रही थी। मैंने उनके हाथ थामकर उन्हें अपने साथ चलने को कहा। मैंने चाची से कहा कि आप अपनी सारी दौलत जायदाद गरीबों में बाँट दें और गरीबों के लिए एक बड़ा-सा हॉस्पिटल बनवा दें, जिसमें गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। हो सकता है ऐसा करने से आपके बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी और आपके दिल को भी चैन मिलेगा। मुझे आपकी दौलत और जायदाद से आपका कोई लालच नहीं है। मेरी बात सुनकर चाची रो पड़ी थी और मुझसे माफ़ी माँगने लगी। उन्हें अपने किए पर पछतावा होने लगा था। मैंने माँ समझकर अपनी चाची को माफ़ कर दिया। उन्होंने अपनी जायदाद का आधा हिस्सा मुझे देने को कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। फिर चाची ने अपनी सारी दौलत और जायदाद आज गरीबों में बाँट दी है। अपने बेटे के नाम से एक हॉस्पिटल बनवाया और उसमें गरीबों का मुफ्त में इलाज होने लगा। अब चाची हमारे साथ ही रहती है। उनके चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई देती है, जिसे देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। मेरे घर वालों ने भी चाची को माफ़ कर दिया है और हम सब लोग अब मिलकर रहते हैं। दोस्तों, माफ़ करने वाला बहुत बड़ा होता है, यानी कि जिसने गलती की है, गलती करने से ज़्यादा माफ़ करने वाले का दर्जा बुलंद होता है। अगर हम अपनी चाची को माफ़ न करते, तो हमारी चाची राह भटक जाती और लोगों को नुकसान पहुंचा सकती थी। उनके अंदर एक ऐसा वहाँ पैदा हो गया था, जिससे उन्हें लगता है कि मेरी जायदाद लोग मुझसे छीनना चाहते हैं। पैसा दौलत इंसान को अंधा कर देता है। काश मेरी चाची ने अपने बेटे की बात मान ली होती, तो शायद मेरा भाई आज जिंदा होता। वैसे तो चाचा मेरे भाई की हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी ख्वाहिश पूरी करती थी, लेकिन चाची के अंदर पैसे को लेकर एक मनमुटाव था, जिसके चलते चाची ने अपने ही बेटे को गलत समझ लिया था। लेकिन चाची अब समझ चुकी है। चाची ने हम सब से माफ़ी भी मांगी है, दोस्तों, और हमने भी अपनी चाची को माफ़ कर दिया है। मैं जानता हूँ मेरा भाई ऊपर से देख रहा है, वह भी ये देखकर खुश हो रहा होगा। मेरी माँ अब सही रास्ते पर है। उसने अस्पताल खोल दिया है, जिनमें गरीब लोगों का फ्री में इलाज होता है। कभी-कभी लोग दौलत के लालच में आकर गलत कदम उठा लेते हैं। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान से कुछ भी करवा सकता है। मैं खुद का शुक्रगुज़ार करती हूँ कि खुदा ने मुझे जितना दिया है, मैं उतने में खुश हूँ। मुझे ज़्यादा की तमन्ना नहीं है, बस मैं अपने बच्चों को 2 वक़्त की रोटी और इज़्ज़त की रोटी से खुश हूँ। दोस्तों, ज़्यादा पैसा होना भी इंसान के लिए मुसीबत पैदा कर देता है। कभी-कभी पैसा ही इंसान की मौत का कारण बन जाता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।